अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के पोटेंशियोमेट्रिक के इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज एन अदर टूल टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन एक्सेट्रा। जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन में पहले हम लोग कलर चेंज से या एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग इंडिकेटर के कलर चेंज से एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। अब हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में उस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए पीएच इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो इसको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस का नाम दे दिया जाता है कि अगर किसी भी टाइट्रेशंस में हम लोग दो एनालाइट्स की टाइट्रेशंस के दौरान एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो या पीएच इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो इस टाइप की टाइट्रेशंस को हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस का नाम देते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस कि इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इनका ऑपरेटर्स क्या है, किस तरह से हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हैं और कैसे हम लोग इनके एंड पॉइंट्स को डिटेक्ट करते हैं। ये किस तरह से एसिड बेस टाइट्रेशंस के लिए यूज होती हैं, या किस तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशंस के एंड पॉइंट को यूजिंग पोटेंशियोमेट्री हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे बोला कि इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ अ क्लासिकल टाइट्रेशन। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग एंड पॉइंट कलर चेंज की बजाय लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स को मॉनिटर करके फाइंड आउट करते हैं, यानी पीएच मेजर करके हम लोग एंड पॉइंट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो आम क्लासिकल टाइट्रेशंस को जब हम लोग पीएच मेजर करके उनका एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं, तो देन दैट वन titration will be called as a potentiometric titration. pH titration is the best example of such type of titration in which pH electrode is placed in the solution and the pH is measured continuously as the titrant is added. यानी एक साइड पर हम लोग जो ऊपर ब्यूरेट में जो मटेरियल लिया हुआ है उसके वॉल्यूम को ले रहे होते हैं, नीचे आपने दूसरा फॉर एग्जांपल एसिड बेस टाइट्रेशन आप कर रहे हैं HCl और NaOH के, तो आपने नीचे बीकर के अंदर HCl लिया हुआ है, उस HCl के सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं पीएच मीटर के साथ, ऊपर से वॉल्यूम ऐड करते जाते हैं NaOH का। तो NaOH का वॉल्यूम ऐड किया, पीएच मेजर की, अगेन वॉल्यूम ऐड किया, पीएच मेजर की, वॉल्यूम ऐड किया, पीएच मेजर की। तो वॉल्यूम के अगेंस्ट हम लोग पीएच का ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह का ग्राफ आता है, एक पॉइंट पर अचानक रैपिड चेंज आता है पीएच में। जब पीएच में रैपिड चेंज आ रहा होता है तो इट इज एक्चुअली द एंड पॉइंट, और यहां से हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट से या ब्रेक पॉइंट या शार्प कर्व से हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट लेते हैं, या ये वाला पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं विच इज नोन टू बी एन एंड पॉइंट। pH is measured continuously as titrant is added, मतलब टाइट्रेंट के वॉल्यूम और एक साइड पर pH को मेजर करके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। The pH is plotted versus the ml of titrant added and there is characteristic break or sharp rise in the plot that occurs at the equivalence point as seen in figure। ये sharp rise आ जाता है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर आता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब व्हेन एवर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन NaOH एंड HCl, यानी जो दोनों आप रिएक्टेंट ले रहे हैं वो दोनों रिएक्टेंट जहां पर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, वहां हमारे पास ये शार्प राइजिंग कर्व आता है, और वहां से हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं विच इज कॉल्ड टू बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज वेल एट द ग्राफ। The plot has an inflection point that occurs at the equivalence point, although it is easier to identify the location of the inflection point by taking either the first or second derivative of the plot shown in figure। मतलब जैसे आप लोगों ने ये लिया है, इस साइड पर वॉल्यूम लिया है, सॉरी पोटेंशियल लिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस साइड पर हम लोगों ने वॉल्यूम लिया है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लेकर भी ग्राफ प्लॉट करें, तो तब भी हम लोग ये एंड पॉइंट को ज्यादा नीट एंड क्लीनली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग आगे अगली डायग्राम्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। ये मेथड है, ये ऑपरेटर्स है
जिससे हम लोग पोटेंशियोमेट्री परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली नीचे एक रिएक्टेंट एनालाइट नीचे ले लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप ब्यूरेट में ले लेते हैं, ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इसमें रन करते हैं एनालाइट के अंदर, और साथ साथ कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक स्टीरर से कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग करते हुए आप यहाँ से मेजर करते जाते हैं इसकी पीएच वैल्यू को। तो पीएच मीटर से हमारे पास पीएच आती जाती है, यहाँ से वॉल्यूम आता जाता है, तो वॉल्यूम नोट करते जाते हैं, साथ पीएच मेजर करते जाते हैं। वॉल्यूम और पीएच का जो एक टेबल आता है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एज अ ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ इस साइड का इस टाइप का कर्व हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। द टिपिकल ऑपरेटस मैनुअल पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन अगर परफॉर्म करनी हो तो ये उसका ऑपरेटस है। हम लोग ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो चीज़ें हम लोग मेजर कर रहे होते हैं मैनुअली मॉनिटर कर रहे होते हैं, पीएच मीटर से पीएच की वैल्यू को, यहाँ से वॉल्यूम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसको अगर आप लेकर जाएं उधर ग्राफ के अंदर प्लॉट करें, अलग से प्लॉट करते हैं तो मैनुअल है, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिकली एक ग्राफ आपको प्लॉट करके दे देते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, तब हम लोग उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो हम लोग मैनुअल टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। द ऑपरेटर मेजर्स एंड रिकॉर्ड द सेल पोटेंशियल। हमने कहा दो चीजें हम मॉनिटर करते हैं जो भी काम कर रहा होता है इस पर, कि वो मिलीवोल्ट्स या पीएच यहाँ से मेजर कर रहा होता है, साथ साथ वॉल्यूम को यहाँ से मेजर कर रहा होता है। द टाइट्रेंट इज एडेड इन अ लार्जर इंक्रीमेंट्स, मतलब टाइट्रेंट को पहले 1 ml 2 ml 3 ml के इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज किया जाता है, यानी 1 ml ऐड कर दिया पीएच मेजर कर ली, 2 ml ऐड कर दिया पीएच मेजर कर ली। लेकिन जैसे ही आप एंड पॉइंट के करीब पहुंचते हैं तो तब उसकी स्मॉलर अमाउंट्स 0.1 ml 0.2 ml यूज करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक्यूरेटली, क्योंकि बहुत रैपिड चेंज आ रही होती है, तो उस रैपिड चेंज को मॉनिटर करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम लोग कम अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट को लेकर लाइक 0.1 ml 0.2 ml ऐड करके तो उसके साथ पीएच को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं एट द स्टार्ट लार्जर इंक्रीमेंट के ऊपर। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट करीब आता है तो स्मॉलर इंक्रीमेंट के ऊपर हम लोग वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ से जब प्लॉट आप लोग ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ हमारे पास इस तरह का बनता है, इसको हम लोगों ने पहले भी बात की है। सेवरल मेथड्स एंड डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। एक तो ये सिंपल मेथड है कि आप एक साइड पर पोटेंशियल या पीएच ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लें या पीएच ले लें, और दूसरी साइड पर आप वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड ले लेते हैं। तो इट इज टेकन टू बी द फर्स्ट मेथड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच इसको लिया जाता है। अ डायरेक्ट प्लॉट ऑफ द अदर रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ सेल पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ रिएजेंट वॉल्यूम। एक साइड पर रिएजेंट वॉल्यूम, एक साइड पर आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू को ले लेते हैं। We plot the data of cell potential versus reagent volume and visually estimate the inflection point of the steeply rising portion of the curve and take it as the end point. अब यहाँ से ये स्ट्रिक्टली आप इसी से कर्व से एंड पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट से एंड पॉइंट ले लेते हैं, यानी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसके सेंट्रल पॉइंट को, ये जो ज़्यादा स्टीपर सा कर्व बनता है, इसके सेंट्रल पॉइंट को आप मेजर कर लेते हैं एंड दैट सेंट्रल पॉइंट इज टेकन टू बी एन एंड पॉइंट। अगर डाइप्रोटेक एसिड यूज कर रहे हो, ये तो है ना HCl वर्सेस NaOH का इस तरह का ग्राफ आता है, जैसे AgNO3 और वोल्टेज को लें इस तरह का, AgNO3 NaCl के अगेंस्ट, क्लोराइड के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह NaOH HCl का ग्राफ के लिए भी लें तो इसी तरह का कर्व आएगा। लेकिन अगर आप डाइप्रोटेक एसिड यूज कर रहे हो H2SO4 तो ऐसे और इस तरह का ही आगे एक और, यानी इस तरह के दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं। और अगर आप कोई ट्राइप्रोटेक एसिड जैसे H3PO4 वर्सेस NaOH लें तो इस तरह के 3 हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं या 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं। तो ये कर्व्स की शेप याद रखनी है आपने। सेकेंड वे, वो तो पहला वे था कि अगर हमारे पास पोटेंशियल जस्ट आ रहा है, एक साइड पर आप वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इनिशियली जो कर्व ड्रॉ करते हैं उसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट से आप इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं और उस इक्विवेलेंस पॉइंट को एज अ एंड पॉइंट ले लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक साइड पर डेरिवेटिव लें,
यानी ये जो पोटेंशियल आ रहा है आपके पास जो आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया था, अब आप उसका विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डेरिवेटिव ले लें, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. A second way of endpoint detection is to calculate the change in potential per unit volume. Change in potential per unit volume कैसे आना है? That is डेल्टा E over डेल्टा V से. तो डेल्टा E over डेल्टा V से अगर हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करें, we estimate the numerical first derivative of the titration curve obtained in the previous method. ये इस मेथड से जो हमारे पास कर्व आ रहा होता है, एक्चुअली हम लोग इसके डेरिवेटिव को ले रहे होते हैं. यहाँ एक साइड पर वॉल्यूम यूज कर लें, दूसरी साइड पर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम which is called to be a potential per unit volume. So that one will be taken here along y-axis and the volume of the titrant is taken along x-axis. And whenever you plot this one graph, you would get a simple top position peak value as an end point. तो ये हमारे पास ज़्यादा सिंपल मेथड है कि उसमें हमारे पास एंड पॉइंट लोकेट करना मुश्किल है. यहाँ से इसका सेंट्रल पॉइंट आप एंड पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको लोकेट करना मुश्किल है. इस स्ट्रेट लाइन को अगर थोड़ा सा इधर इधर कर दें तो वो एंड पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा. तो लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेते हैं अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और टाइट्रेंट, तो आपके पास इस तरह की एक पीक बन जाती है. तो डेफिनेटली दैट पीक वैल्यू, द टॉप मोस्ट वैल्यू विल गिव यू द एंड पॉइंट. वहां से हमारे पास एंड पॉइंट निकल आता है. फ्रॉम द प्लॉट इट कैन बी सीन दैट द मैक्सिमम occurs at a titrant volume of about 24.3 ml. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 24.3 ml के ऊपर एंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है. इफ द टाइट्रेशन कर्व इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्लोप कोइंसाइड्स विद द इक्विवेलेंस पॉइंट. सिमेट्रिकल टाइट्रेशंस के लिए या कर्व सिमेट्रिकल हो तो टॉप पोजीशन पर इक्विवेलेंस पॉइंट ले लिया जाता है. फॉर द एसिमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स that are observed when the titrant and analyte half reactions involve different number of electrons. मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो रिडक्टेंट है और जो ऑक्सीडेंट है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रहा हो तो तब तो सिमेट्रिक कर्व्स बनते हैं. लेकिन अगर जो रिडक्टेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, ऑक्सीडेंट 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, या इसका इन्वर्स हो जाए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय 1 मोल बिकम डिफरेंट बाय 1 एटम और आयन बिकम डिफरेंट, तो तब हमारे पास एसिमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व बनते हैं. तो एसिमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व के लिए इस तरह से फिर पी पोजीशन से एंड पॉइंट फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो स्मॉल टाइट्रेशन एरर्स अकर इफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्लोप इज यूज्ड. तो तब इन रिएक्शंस के लिए जो एसिमेट्रिक रिएक्शंस हैं उनके लिए अगर पीक पोजीशंस को यूज किया जाए तो देयर विल बी सम स्मॉल एरर्स इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ द एंड पॉइंट. तो लेकिन सिमेट्रिक कर्व्स के लिए ये एंड पॉइंट बेहतरीन तरीके से टॉप ऑफ द पोजीशन से ले लिया जाता है. इट इज द थर्ड वन मेथड. अगर हम डबल डेरिवेटिव ले लें, अनदर अप्रोच ऑफ एंड पॉइंट डिटेक्शन, फिगर शोज दैट द सेकंड डेरिवेटिव, अगर आप पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम सेकंड डेरिवेटिव ले लें अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट यूज्ड ले लें, दैट इज अनदर अप्रोच टू फाइंड द एंड पॉइंट. अब यहां पर क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डाटा चेंजेस साइन एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल यहां पॉजिटिव से नेगेटिव साइन पर चला गया, तो जब साइन चेंज होता है दैट साइन चेंज वैल्यू विल अकर एट 0 पोजीशन. तो इसका मतलब है दैट वन विल बी टेकन एट द 0 पोजीशन. द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट विल बी द टोटल वॉल्यूम विच इज यूज फॉर द एंड पॉइंट डिटेक्शन. जो एंड पॉइंट को मॉनिटर करने के लिए यूज हुआ है वो वॉल्यूम यहां से निकल आता है. तो ऑटोमेटिक टाइट्रेटेड एंड पॉइंट को लोकेट कर देता है फ्रॉम द 0 वैल्यू. जैसे ही सिग्नल 0 पर पहुंचता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है. द पॉइंट एट विच द सेकेंड डेरिवेटिव crosses 0 is the inflection point which is taken as the end point of the titration and this point can be located quite precisely. ये उससे भी ज़्यादा बेटर वे में यहाँ से प्रिसाइजली हम लोग एंड पॉइंट को मेजर कर सकते हैं विच इज एट द 0 पोजीशन. तो 0 पोजीशन पर जो वॉल्यूम यूज हुआ है
that is required for the complete reaction. All of the methods of endpoint detection discussed are based on the assumption that the titration curve is symmetric and titrant and analyte reacts in a 1:1 and if the electrode reaction is reversible. अब ये सारे वो कहता है कि 1:1 यानी दोनों रिएक्टेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ 1:1 से रिएक्ट कर रहे हों और दूसरा सिमेट्रिक पीक्स आ रही हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तीनों मेथड्स को डिस्कस किया। वो कहता है मैनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस सच एज द रिएक्शंस ऑफ आयरन 2 विद परमैग्नेट डू नॉट अकर इन इक्विमोलर फैशन। अब आयरन 2 अगर परमैग्नेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आयरन 2 का 1 मोल परमैग्नेट के 1 मोल के साथ ही रिएक्शन करता है। तो जब ये डिफरेंटली रिएक्शन करते हैं तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एसिमेट्रिक रिएक्शन। Even so, such titration curves are often so steep at the end point that very little error is introduced by assuming that the curves are symmetric. यानी इनको भी वो कहता है कि इनमें इतनी स्मॉल चेंजेस आती हैं कि कर्व्स को हम लोग सिमेट्रिक कर्व्स कंसीडर करते हुए एंड पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सिमेट्रिक कर्व्स के लिए वेयर देयर इज अ 1:1 दिस इज एन आइडियल मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। Whenever you are talking about the asymmetric reactions where the equal number of both the reactants are not reacting with each other, you can also take those curves, those reactions as a symmetric reactions and their endpoint can ideally be detected from that peak value as well. ऊपर वाली सारी डिटेक्शन में हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के ग्राफ की तरह के सारे कर्व्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। इस मेथड को रिडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन +2 और सेरियम +4 के रिएक्शंस की बात करें तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेरियम टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन 2 एंड द प्रोडक्ट इज आयरन +3 सेरियम +3. Now, cerium is acting as an oxidizing agent here and iron 2 is acting as a reducing agent here. The two relevant half reactions are shown as here. Cerium +4 is taken an electron, it is reduced and its reduction potential is taken to be 1.61 volt. Iron +3 is taken an electron, iron +2, its reduction potential is taken to be 0.77 वोल्ट। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है दैट वुड वर्क एज अ एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इट इज वर्किंग एज अ कैथोड। तो सेरियम रिएक्शन इज अ कैथोडिक रिएक्शन, दिस वन इज एन एनोडिक रिएक्शन। नोट दैट द ई नोड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, टोटल ई नोड निकालें तो 1.61 minus 0.77 it is equal to 0.84 volt. By using the equation that relates E naught to K, the equilibrium constant for the reaction is greater than 10⁻14. K के साथ रिलेट करें अर्नेस्ट इक्वेशन जैसी इक्वेशन निकालें तो आपके पास ये वैल्यू निकल आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। As with other electrochemical devices, a reference and working electrode is needed to perform the measurement. In this case, platinum working electrode could be used. If you want to monitor this reaction by potentiometric titration method, अगर हम लोग पोटेंशियोमेट्री अप्लाई करना चाहें इसके एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए तो कहता है हम प्लेटिनम वर्किंग इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। लेकिन आगे वो एक्सप्लेन करता है वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एनी रिएक्शन टू बी यूजफुल इन अ टाइट्रेशन इज दैट द सिस्टम मस्ट रैपिडली अचीव इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे ही आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं आपके ब्यूरेट से, जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर आता है तो रिएक्शन फौरन अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। तो उन रिएक्शंस के लिए तो ये बेस्ट क्राइटेरिया है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। लेकिन अगर रिएक्शन रैपिडली इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करते तो तब आप इसके एंड पॉइंट को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इन अबव एग्जांपल व्हेन अ ड्रॉप ऑफ द सेरियम टाइट्रेंट इज एडेड इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद आयरन एंड द सिस्टम अचीव्स इक्विलिब्रियम। It's a reaction where rapid equilibrium is maintained. जैसे ही आप सेरियम ऐड करते हैं वो फौरन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है।
Once past the equivalence point, there is some continuing distribution of the species that occur to establish equilibrium after each increment of titrant. But the system is always at equilibrium during all phases of the titration. It means that the total electrochemical potential of the reaction between iron +2 and cerium +4 is 0. मतलब वो कहता है कि फौरन जैसे ही आप सीरियम ऐड करते हैं तो फौरन इक्विलिब्रियम मेंटेन होता जाता है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता जाता है तो आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन +2 एंड सीरियम +4 रिमेन 0 एट द पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन एट ऑल टाइट्रेशन पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि टोटल जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैथोडिक रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोडिक रिडक्शन पोटेंशियल से हम फाइंड आउट करते हैं। तो बिकॉज वो टोटल पोटेंशियल कहता है 0 रहता है, रिएक्शन इज वर्किंग एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो जब वो 0 रहता है तो इसका मतलब है कैथोडिक रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू एनोडिक रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिमेंबर दैट व्हेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बोथ द कैथोड एंड एनोड वैल्यूज आर इवैल्यूएटेड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इस इक्वेशन में हम दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स को नोट करते हैं। सिंस वी डिटरमिन दैट E total is equal to 0 at all steps of the titration curve, ऊपर हम बोले हैं कि it works at equilibrium position। जब वो इक्विलिब्रियम पर काम करता है तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहती है सारे टाइट्रेशन रिएक्शंस के अंदर। तो इसका मतलब है कि E total अगर 0 है तो कैथोडिक रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू एनोडिक रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है इसका। कुछ एमसीक्यूज हैं पोटेंशियोमेट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड फ्रॉम द पीक पॉइंट। तो यहाँ से इसके लिए डेल्टा ई ओवर डेल्टा वी वर्सेस वॉल्यूम, इस ग्राफ के लिए वर्सेस वॉल्यूम लिखना था सबके साथ। इस ग्राफ के लिए हम लोग एंड पॉइंट को फ्रॉम द पीक डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट से डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए 0 वैल्यू से डिटेक्ट करते हैं। All the three methods of detection of endpoint are most useful for symmetric titrations के लिए तीनों मेथड जो गिवन है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो सिमेट्रिक कर्व्स के लिए ये बेस्ट था। in which the pH versus volume of titrant is used to detect the endpoint। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसको यूज किया जाता है। इन टाइट्रेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं, ट्राई बेसिक एसिड होता है 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं, मोनोबेसिक एसिड हो तो 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। विच रिडॉक्स रिएक्शंस आर मॉनिटर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिनमें इक्विलिब्रियम रैपिडली मेंटेन हो रहा होता है। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। लेक्चर अच्छी तरह से तैयार करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।